वी हैव सीन मेनी कंसेप्ट्स ऑन सर्कुलर मोशन फंडामेंटल्स, है ना। तो पहला हम लोग देखे थे कि कोई भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक फोर्स की जरूरत होता है। बिना फोर्स का तो कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाता है बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो एक फोर्स की जरूरत होता है। दैट फोर्स, दैट एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी बिहेव्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द बॉडी रोटेट्स इन ए सर्कुलर पाथ। जब भी कोई बॉडी के ऊपर एक फोर्स आता है F परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, द बॉडी विल रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस होगा R इज इक्वल टू mv²/f, है कि नहीं। पहला स्टेटमेंट क्या देखे हम लोग, पहला स्टेटमेंट देखे कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय mv²/f। इसमें F क्या है, एक्सटर्नल फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये हुआ पहला पॉइंट। नहीं, कोई भी बॉडी के ऊपर अगर एक फोर्स आएगा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अच्छा, और इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, v को ओमेगा r करोगे और f का वैल्यू क्या हो जाता था इसमें, mv²/r, जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते थे, या m ω²r। क्या था इसका डायरेक्शन, टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या था, अवे फ्रॉम द सेंटर। दिस वाज फॉर ए पॉइंट मास, एंड इफ द मास इज नॉट ए पॉइंट मास, कोई डंडा घूम रहा है, इन दैट केस फोर्स का फॉर्मूला क्या था, m ω²x। x क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। बढ़िया, पढ़ के आए हो, बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम में हम कौन सा फोर्स को दिखाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कभी नहीं दिखाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखा रहे हैं, तो उनमें से कोई होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको सेपरेटली दिखाने की जरूरत नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सूडो फोर्स, उसको दिखाएंगे तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर पाएंगे। एनीवे, पहला क्वेश्चन, इतनी थ्योरी के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है, ए हाफ filled bucket of water was filled in a vertical circle of radius R of radius excuse me डरो मत, मैं ही हूं। और रेडियस R, find minimum velocity at highest point for which no water falls out of it। ठीक है, अब बकेट में पानी लोगे, अगर धीरे से ऐसे घुमा दोगे तो आपके सर पे सारे पानी गिर जाएगा, लेकिन अगर जोर से घुमा दोगे तो पानी नहीं गिरता है। कम से कम कितना जोर से घुमाना चाहिए कि पानी नहीं गिरेगा, समझ में आया। नाउ वी गो फॉर द सॉल्यूशन। Before we go for the solution, why not to take the question to the same page again? हम कहेंगे ये था हमारा क्वेश्चन। तो क्या होना चाहिए मिनिमम वेलोसिटी। किसी एक बकेट में पानी भरा हुआ है, अब ये कुछ पानी है इसके अंदर, there is some water in it, ठीक है ना। आप इस बकेट को पकड़ के घुमा रहे हो एक सर्किल में जिसका रेडियस है R, ऐसे घूम रहा है। बोल रहा है कि यहां से गुजरते वक्त मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए
कि पानी नहीं गिरेगा। पहले चलो सोचते हैं कि जो पानी गिरने वाला है वो क्यों गिरने वाला है। बिकॉज द वेट इज एक्टिंग। इफ यू कंसिडर द वाटर हियर इज, है ना, ये पानी को अगर आप कंसिडर करोगे, दिस इज व्हाट इज द वाटर हियर, ये पानी का अपना वेट है mg, और क्या है, क्योंकि ये घूम रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स एक ही है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर को होगा, इट इज मूविंग लाइक दिस, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, mv²/r। अगर mv²/r से ज्यादा हो जाएगा तो ये गिर जाएगा, नहीं, और mv²/r अगर mg से ज्यादा हो गया तो नहीं गिरेगा, ये खींच के रखेगा, ऊपर की तरफ प्रेस करके रखेगा। लेकिन मिनिमम वेलोसिटी की बात पूछ रहा है, मतलब वेलोसिटी और थोड़ा सा भी कम होगा तो पानी गिरने लगेगा, मतलब थोड़ा सा भी कम होगा मतलब अभी ये इसके बराबर होगा, नहीं, क्योंकि भी अगर थोड़ा सा कम होगा तो आप कहोगे पानी गिर जाएगा, mg ज्यादा हो जाएगा। रीडिंग, सो आप कहेंगे सॉल्यूशन में ऐसे कहेंगे, फॉर मिनिमम v एट हाईएस्ट पॉइंट mv²/r नॉट बी इक्वल टू mg, तो मिनिमम v क्या होना चाहिए, √rg। कम से कम इतना वेलोसिटी में घुमाएंगे तो पानी नहीं गिरेगा। समझ में आया? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, two particles of same mass are moving in concentric circles of radii r and 2r। ठीक है। If both have equal time period, then what is ratio of centripetal forces on them? रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स उनके ऊपर क्या आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स के हम दो फॉर्मूला देखें। क्या दो फॉर्मूला देखें, एक था mv²/r, दूसरा था mω²r। अगर ये वाला फॉर्मूला लेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, r2/r1। ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे तो रेशियो हो जाएगा r1/r2। तो दोनों में तो आंसर अलग अलग आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लेना चाहिए, चलिए ध्यान से देखते हैं। क्या दिया है, दे आर मूविंग विथ सेम टाइम पीरियड। आपको समझ में आना चाहिए सेम टाइम पीरियड का मतलब हुआ इंप्लाइज सेम वैल्यू ऑफ सेम ओमेगा और एंगुलर वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड बाय द रिलेशन ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो दोनों का ओमेगा बराबर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द फर्स्ट वन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द सेकंड वन इज, दोनों का मास बराबर है, ओमेगा बराबर है, एक का हुआ रेडियस r, है ना, एक का रेडियस हुआ r और दूसरा का हुआ 2r। तो आंसर हो गया 1/2। सेम क्वेश्चन में अगर बोलते कि दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं कि दोनों का स्पीड बराबर है, तो क्या फॉर्मूला लगाते, ये वाला लगाते क्या, नहीं, mv²/r वाला लगाते। mv²/r वाला लगाते तो हो जाता 2:1। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यहाँ पे कोई एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है, दिस इज व्हाट इज ए स्फीयर। ये स्फीयर क्या है कि यहाँ पर से फिक्स हो गया है,
द स्फीयर कैन नॉट मूव, इट इज केप्ट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक रखा है, अगर इस ब्लॉक को हम थोड़ा सा धीरे से धक्का देंगे वो ऐसे फिसल के आएगा और ऐसे कहीं छोड़ेगा, थोड़ा और जोर से धक्का देंगे तो आएगा और ऐसे छोड़ देगा। पूछा है कि कितना वेलोसिटी देंगे कि तुरंत छोड़ देगा। Are you getting? What velocity must be imparted to the block so that it immediately leaves contact from the sphere? समझ में आया? It immediately leaves contact. पूछा V minimum और दिया है ये जो स्फीयर है उसका रेडियस r है। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी to be imparted to block such that it immediately loses contact जैसे हम मिनिमम वेलोसिटी देंगे तुरंत ही कंटैक्ट छोड़ेगा, मतलब भाग जाएगा। कंटैक्ट छोड़ेगा मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? जीरो। कोई चीज अगर कंटैक्ट छोड़ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। एक तो हुआ इस ब्लॉक का अपना वेट होगा mg, यहाँ पर ए नॉर्मल रिएक्शन है और जब इसके ऊपर हम कुछ वेलोसिटी दिए तो ऐसे चलने लगा तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा जो हमें दिखाना चाहिए mv² बाई ये रेडियस ऐसा पाथ में जा रहा है mv² बाई r। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? फॉर लीविंग कंटैक्ट छोड़ने के लिए v should be equal to 0 लीविंग कंटैक्ट नॉर्मल रिएक्शन should be equal to 0, मतलब mg किसकी बराबर होना चाहिए? mv² बाई r की। कैसे पता चला? सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखा दिए हैं, है समझ में? तो फिर यहाँ से भी मिल गया आपको √r g। ऐसा ही कुछ आंसर दूसरे क्वेश्चन में भी देखे थे हम लोग, समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां से कोई एक पार्टिकल को u वेलोसिटी में फेंका गया, थीटा एंगल में फेंका गया और वो पार्टिकल गया ऐसे और गिरा ऐसे। जब वो इधर से गुजर रहा था, इट वॉज ऑन ए कर्व्ड पाथ। ये जो कर्व्ड पाथ है इट इज लुकिंग लाइक ए पार्ट ऑफ ए सर्किल, है कि नहीं? किसी एक सर्किल का पार्ट जैसे दिख रहा है। वो जिस सर्किल का पार्ट है उस सर्किल का रेडियस क्या है, मतलब व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपको कोई भी एक कर्व ऐसे दिया गया, पूछा गया इसका रेडियस क्या है, तो टू वेज यू कैन डू। वन इज यू ट्राई टू ड्रॉ ए सर्किल सो दैट दिस इज गोइंग लाइक दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्कुलर पाथ। नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग सर्किल होगा। इस पोजीशन पे ये एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है, उसका रेडियस क्या है? ये। दूसरा तरीका हुआ क्या? दूसरा तरीका हुआ कि आप यहाँ पे रेडियस जानना चाहते हो, यू टेक 2 पॉइंट्स क्लोज टू इट। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो और एक नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल टू ए टेंजेंट विल पास थ्रू द सेंटर, सो दिस बिकम्स द रेडियस। ऐसा भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन दोनों में थोड़ा हमें अलाउड नहीं है। हमें अलाउड पूछा गया है कि बताओ कि ये जब पार्टिकल को हम फेंके ऐसे गया, ऊपर से गया, हाइट पॉइंट से गुजर रहा था, वो जिस सर्किल में जा रहा था उस सर्किल का रेडियस क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? इन फिगर शोन फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ the path followed at highest point। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जाते हुए भी एक कर्व पाथ में जा रहा है।
दिस स्मॉल पार्ट ऑफ द पाथ कैन बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ ए सर्किल। उस सर्किल का रेडियस पूछा है नहीं, और हमें मालूम है कि रेडियस इज गिवन बाय एम वी स्क्वायर बाई एफ एन। क्या आप बता सकते हो यहाँ पर v क्या है, यहाँ पे v क्या है, v इज u cos थीटा। बढ़िया है। व्हाट इज एफ एन? फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी क्या फोर्स है इसके ऊपर? mg है। यस, बढ़िया है। अगर आपको दोनों चीज मालूम है तो क्या आप यहाँ से रेडियस नहीं पता कर सकते? यस, डालो वैल्यूज। इट इज m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय mg। तो इसका मतलब हुआ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। नहीं? सो जब वो हाईएस्ट पॉइंट में होगा, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। समझ में आ रहा है? बढ़िया, ठीक है। तुमने एसी क्यों नहीं लगाया? तो फिर इट इज द हाईएस्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ द पाथ इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कोई एक डंडा है, ये मास m का है, लेंथ l का है। इसको हमने कनेक्ट किया है बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ l/2। समझ में आ रहा है? एंड दिस डंडा इज रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। दिस डंडा इज रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। ठीक है, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इन फिगर शोन, if bar is rotated in a horizontal circle, find tension in thread। अगर ये बार नहीं होता, कोई एक मास होता, तो क्या फोर्स दिखाते? इधर को T है टेंशन, उधर को mv स्क्वायर बाय r है, T को mv स्क्वायर बाय r कर देते। लेकिन एक बार है, बार के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ आएगा। ट्रिगोनोमेट्री डायग्राम दिखाएंगे तो इसके ऊपर कुछ टेंशन तो आएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा जो कि सेंटर में आता है। क्या आपको मालूम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? m ओमेगा स्क्वायर, नॉट r, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, m ओमेगा स्क्वायर x, है कि नहीं? यस। तो क्या आप बता सकते हो कि व्हाट इज x हियर इन दिस केस? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही तो है x। ये l/2, ये l/2, ये हो गया l। इट इज l/2 प्लस l/2 इज इक्वल टू l। सो सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 देगा आपको। टेंशन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x, m ओमेगा स्क्वायर l/2। समझ में? क्या टेंशन बनेगा? m ओमेगा स्क्वायर l/2। मुझे मालूम है वो वीडियो में मैं क्या क्या न्यूमेरिकल किया, एक वीडियो है बनाया हूँ। दूसरे ग्रुप का तो हो गया है चैप्टर, तुम लोग छुट्टी ले रहे थे, उनका तो 2 चैप्टर आगे निकल गया। they have completed hydrodynamics, they have completed surface tension and all that. Anyway, m omega square l/2, तो टेंशन पता चल गया। ठीक है, हाँ x तो l था, मैं कब मना किया? x तो l ही था, सॉरी, x was l, so it is m omega square l। टेंशन इन द थ्रेड इज m ओमेगा स्क्वायर l। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग क्या थ्योरी देखें?
we saw about conical pendulum. क्या देखे, जब कोई पार्टिकल किसी एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे घूम रहा है, the thread is traversing the surface of a cone, ये डिस्टेंस अगर h है, ये डिस्टेंस अगर r है, ये अगर l है और ये एंगल अगर थीटा है, तो ढेर सारा चीज हम लोग देखे थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखे थे, ओमेगा इज रूट ओवर ऑफ क्या था, g by h, it depends upon the vertical height of point of suspension above the center of the circle। अच्छा, mg का वैल्यू क्या था, अगर ये टेंशन T है इन टर्म्स ऑफ T, ये थीटा है तो इसके ऊपर mg आ रहा है, इधर आ रहा है m ओमेगा स्क्वायर r, तो T का एक कंपोनेंट है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे T का एक कंपोनेंट इधर को भी आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, तो T cos थीटा इज इक्वल टू mg, और mg इज T cos थीटा। m ओमेगा स्क्वायर r क्या था, रेडियस, इज इक्वल टू T sin थीटा। नहीं, और अगर हमें कोई T क्या है पूछेगा तो व्हाट इज T, आप कहोगे ये तीन फोर्स का रिजल्टेंट जीरो है, रिजल्टेंट जीरो है, क्यों, क्योंकि हम स्यूडो फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखा चुके हैं, तो इसमें से किसी भी दो का रिजल्टेंट तीसरी के बराबर होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू T। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, रिजल्टेंट क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल ओवर, तो आप कहोगे टेंशन इज mg का स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r का स्क्वायर होल ओवर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो टेंशन निकालने के लिए आपके पास ढेर सारे तरीके हैं, ढेर सारे तरीके, ठीक है। लगे हाथ इसके साथ एसोसिएटेड और एक इंपॉर्टेंट टर्म बताता हूं, वो ये है, ये तो था केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम, इसका एक एनालोगस केस है, सिमिलर केस है। सिमिलर केस क्या है, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस r है, ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस r है। यहाँ पर अगर कोई ब्लॉक को हम छोड़ देंगे तो फिसलेगा, ऐसे 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 मूव करेगा, लेकिन ब्लॉक को पकड़ के अगर फेंक देते हैं इसके अंदर, हो सकता है कि ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा। आर यू एबल टू इमेजिन द सिचुएशन, ब्लॉक को पकड़ के फेंक दो तो ऐसे ऐसे इसके अंदर घूमेगा। और चलो मानते हैं कि ये जो हाइट है, ये हाइट इज इक्वल टू h, और ये जो रेडियस है, ये रेडियस है स्मॉल r, सॉरी ये रेडियस है स्मॉल r। तो देखो तो ये केस के बराबर है कि नहीं, कैसे, इस केस में mg था तो इस केस में भी mg है, इस केस में m ओमेगा स्क्वायर था, हाँ इस केस में भी m ओमेगा स्क्वायर r है, इस केस में टेंशन था और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन है कि नहीं। तो t को अगर हम n से रिप्लेस कर देते हैं, t के जगह n लिख देते हैं, तो ये सारा फॉर्मूला एप्लीकेबल है इसके लिए भी। देखो तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम में क्या अंतर है, कुछ नहीं अंतर है, बस यहाँ पर t था, यहाँ पर n है, बाकी सब तो वही है। रीडिंग, तो आप कहोगे कि हाँ ये जो है फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला इसके लिए एप्लीकेबल होंगे अगर t इज रिप्लेस्ड बाय n, t के जगह n लिख देंगे, मतलब mg विल बी इक्वल टू n cos थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज दिस एंगल, m ओमेगा स्क्वायर r विल बी इक्वल टू n cos थीटा, n विल बी इक्वल टू mg स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर होल ओवर। रीडिंग, सारा फॉर्मूला इसमें भी एप्लीकेबल है, इधर क्लियर। कोनिकल पेंडुलम पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ए पेंडुलम bob, a pendulum of length 10√2 meters is used
pendulum. The bob of mass 2 kg moves in a horizontal circuit. Horizontal circuit of radius 10 meter. Find angular speed of the pendulum or angular speed and linear speed. Tension in thread, kinetic energy of bob. ठीक है, 1 मिनट आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ इसको। आप लोग भी ट्राई करो। I'm getting the remote from you. एंगुलर स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है। आया? एंगुलर स्पीड मीटर पर सेकंड में होता है क्या? ठीक है, आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। लेट मी ड्रॉ द फिगर। यहाँ पर the bob is moving in a circle of radius 10 meter. Length of the thread is 10√2. हाँ, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। Here 10√2 sin थीटा हो गया 10, ये ट्रायंगल में है कि नहीं? तो इसका मतलब थीटा हो गया 45 डिग्री। ठीक है, here h is equal to 10√2 cos थीटा, थीटा 45 है तो ये भी हो गया 10 मीटर। नहीं समझ में आया? तो आपको हो गए पहला चीज, एंगुलर स्पीड इज रूट ओवर ऑफ h बाई जी। यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। सॉरी इट इज g बाई h, है ना? तो रेडियन पर सेकेंड हो गया। तो ये g भी 10 है, h भी 10 है, तो हो गया 1 रेडियन पर सेकेंड। लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड पता चल गया है। अब ये कैसा सर्किल में घूम रहा है? 10 मीटर का सर्किल में घूम रहा है। तो लीनियर स्पीड होता है ओमेगा इंटू आर। इट इज 10 इंटू 1, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड समझ में आ गया। फिर क्या पूछा गया है? टेंशन इन द थ्रेड। थोड़ा थ्रेड को प्यार से देखो।
ये थ्रेड वर्टिकल के साथ कुछ एंगल कर रहा है 45 डिग्री, और ये बॉब का मास है 2g, और आप देख रहे हो कि दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो आप कहोगे t cos थीटा इज इक्वल टू 2g। क्या बात समझ में आ रहा है? t cos थीटा इक्वल टू g कहां से मिला? सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम को देखेंगे तो मिलेगा सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दिस, और इसके ऊपर इधर को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो आ रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर r, नहीं? ये बात है। होपफुली आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, यू आर एबल टू फॉलो इट। समझ में आ रहा ना? थीटा कितना है 45 डिग्री, तो 1/√2 1/√2 हो गया, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? √2 इधर गया, 2 इंटू जी हो गया 20 इंटू √2 इज 20√2 न्यूटन्स। टेंशन इन द थ्रेड इज 20√2 न्यूटन्स। फिर पूछा है काइनेटिक एनर्जी, ये तो कोई भी बता सकता है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। v ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, यू नो द वैल्यू ऑफ स्पीड। स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप कहोगे बिट नंबर 3 में पूछा गया काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। m दिया गया है 2 kg, v निकला है 10, तो इट कम्स आउट टू बी कितना? 100 जूल्स। क्या बातें समझ में आया? यस सर। यस, ऐसा समझ में? इतना सिंपल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, ए bulb of mass 5 kg is moving in a horizontal circle of radius a। बॉब ऑफ मास 5 kg क्यों करेंगे? m ले लेते हैं। The length of pendulum, length of pendulum is b। Find kinetic energy of bob if tension in thread is half of the weight tension in the thread is half of the weight। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये कोई एक पेंडुलम है जिसका थ्रेड का लेंथ b है, और ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस a है, नहीं? और पूछा है काइनेटिक एनर्जी बताओ। टेंशन दिया है हाफ ऑफ द वेट, मतलब अगर ये है mg तो ये है m ओमेगा स्क्वायर r। r की जगह क्या लिखेंगे? a, क्योंकि इट इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस a, नहीं? और टेंशन दिया हुआ है mg/2। वी नो दैट अगर हम इस एंगल को थीटा कहते हैं तो t cos थीटा कितना होगा? सोच के बता सकते हो क्या? t cos थीटा विल बी अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ t। इज नॉट it इक्वल टू mg, है ना? थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। टेंशन इन द थ्रेड इज डबल ऑफ वेट, सॉरी डबल ऑफ वेट, करेक्शन कर दीजिए, डबल ऑफ वेट।
अगर टेंशन हो गया डबल ऑफ द वेट, cos थीटा क्या हो गया भाई, cos थीटा क्या हो जाएगा, t हो गया 2mg, t इज 2mg, तो 2mg cos थीटा इज इक्वल टू mg। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया, पहले बताओ। 60 डिग्री t, यस यस यस, t का वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू दिस, तो यहां से मिला थीटा इज 60 डिग्री। क्या आप h बता सकते हो, व्हाट इज h, h इज b cos थीटा, इज नॉट इट b by 2, h का वैल्यू मिल गया b by 2, आर यू गेटिंग, h का वैल्यू मिल गया b by 2, ठीक है। h का वैल्यू अगर b by 2 मिल गया तो ओमेगा कितना हो जाएगा, इट इज रूट ओवर ऑफ g by h, सो इट इज 2g by b का रूट ओवर। v कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस a है, सो इट इज ओमेगा इंटू a, सो इट इज 2g by b का रूट ओवर इंटू a को अंदर ले लो तो a स्क्वायर हो जाएगा बाई b रूट ओवर, मिल गया v। अब काइनेटिक एनर्जी में क्या रखा, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर मतलब आप कहोगे कि हाफ m तो m है, v स्क्वायर हो गया 2g स्क्वायर बाई b, है कि नहीं, यस। तो इसमें से पता चल गया कि दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 2 को कैंसिल कर दिया, mg स्क्वायर बाई b। इफ यू वांट यू कैन गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ a ओनली, b भी नहीं रहेगा, b को भी रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि थीटा पता चल चुका है ना, b कितना होगा, b sin थीटा इज इक्वल टू a, तो b कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ a sin 60, a √3/2 ऐसे करके लिख सकते हैं, नहीं a इंटू 2/√3, है कि नहीं, अच्छा। तो चलो खैर जो डाटा दिया था उसके हिसाब से आंसर ऐसे निकल के आया। For a conical pendulum of mass m, the tension in thread is 100 Newton if thread makes 30 degree with vertical, find centripetal force on it, mass of bulb, centripetal force on it and mass of the bulb। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 7 था शायद, यस क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, select this। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है सेंटीमीटर फोर्स कितना है, कोई एक कोनिकल पेंडुलम है, गोल गोल घूम रहा है और जो थ्रेड है वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल कर रहा है, बताओ इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंटीपिटल फोर्स क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो आप देखोगे कि अगर टेंशन T हमें दिया गया है, ये है उसका ऊपर आता हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, नहीं m ओमेगा स्क्वायर r है। ओ मास ऑफ द बॉब क्यों पूछे, इसमें नहीं निकलेगा मास ऑफ द बॉब, फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इट। अच्छा सॉरी, मास ऑफ द बॉब को काट दो, तो इसमें क्या मिला, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, आप कहोगे
सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सेम एज T का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये T इज मेकिंग थीटा एंगल विद द वर्टिकल। T अगर इसके साथ थीटा एंगल कर रहा है तो ये हो जाएगा T साइन थीटा। सो इट इज T साइन थीटा, इट इज 100 साइन थीटा कितना दिया, 30 डिग्री, साइन 30 इज 50 न्यूटन। समझ में आया क्या? मास चाहे कुछ भी हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 50 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? अगर मास निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, मैं मिटा दिया। मास निकालने के लिए टी cos थीटा इक्वल टू mg कह देते, वहां से m निकल जाता, लेकिन मैं क्वेश्चन को छोटा करने के लिए इसको थोड़ा यहां से निकाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग देखें कि मोशन इन वर्टिकल सर्किल। मोशन इन वर्टिकल सर्किल में हम लोग क्या देखें, अगर कोई बॉडी वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5GR। ऐसा कब लेते थे? when there is a chance of falling from highest point। किए थे कि नहीं किए थे? Yes, sir. From highest point, or it was slightly greater than root over of 4GR if there is no chance of falling from highest point। है कि नहीं? ये देखे थे हम लोग। दूसरा हम लोग क्या देखे थे, if a pendulum is rotated in a vertical circle by a thread, then what was the minimum velocity at the lowest point? नहीं भाई, ये थ्रेड है भाई, ये थ्रेड होने से रूट ओवर ऑफ 5GR। मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितना था? रूट ओवर ऑफ 5GR। मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, यस देखा, मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज रूट ओवर ऑफ GR। नहीं, और क्या पढ़े थे? दी मोशन इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी बदल रहा है। मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाई? बिकॉज द स्पीड इज चेंजिंग। टेंशन इज मैक्सिमम कहाँ पे? एट लोएस्ट पॉइंट, दोनों पर क्या है? एंड मिनिमम कहाँ पे? एट हाईएस्ट पॉइंट। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी देखे थे जो आपकी बुक में नहीं है, कि कोई चीज अगर सर्कुलर पाथ में वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, ए बॉब इज रोटेटिंग इन ए वर्टिकल सर्किल बाय ए थ्रेड, तो अलग अलग पोजीशन में जो टेंशंस होंगे, ये पोजीशन का टेंशन, दे आर ऑल इन एपी। कॉमन डिफरेंस क्या था? 3mg। यस यस यस, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या था हम देखे थे? T1 माइनस T2
इज इक्वल टू T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 3mg। समझ में आया? ये हम लोग देखे थे। तो चलें इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनता है देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है ऐसा, ये ऐसा कोई एक वर्टिकल सर्कुलर हुक बना है, दिया है कि जो सर्कुलर हुक है इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है। जो दूसरा न्यूमेरिकल वाला वीडियो में बनाया उसमें 30-35 क्वेश्चन है, मैं याद करके वो सारा क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग देख पाओगे उसको, नहीं तो रिपीटेशन लगेगा। 30 में से ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 रिपीट हो जाएंगे, बाकी तो सारे नए क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को देखोगे। तो हुआ यूँ कि यहाँ से अगर कोई चीज़ को हम छोड़ देते हैं, वो फिसलते हुए आएगा आएगा आएगा, चढ़ेगा और चढ़ के ऐसे उतरेगा और ऐसे गिरेगा, घूमते रह जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ h so that the block released from here will keep on revolving in it, घूमते रह जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ h। मैं मोस्टली स्कूल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ h। minimum value of h for which block released from A keeps revolving inside the hook। नेग्लेक्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को छोड़ो, फ्रिक्शन नहीं दिया है। मिनिमम अगर बहुत ज्यादा h होगा तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी में आएगा, घूमते रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मिनिमम h क्या होना चाहिए? मिनिमम h होगा तो यहाँ पर भी वेलोसिटी मिनिमम होगा। यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए? पहले देखो कि ये जो ब्लॉक ऐसे आएगा, क्या ये हाइट पॉइंट से गिर सकता है? हाँ गिर सकता है। तो यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए? √5gr। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे कि यहाँ पे उसका मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट लोएस्ट पॉइंट फॉर लैपिंग इन द vertical circuit is equal to √5gr। तो मतलब यहां से यहां पर आते आते अगर उसका वेलोसिटी √5gr हो गया तो घूम लेगा, कम हो गया तो घूम नहीं पाएगा, ज्यादा हो गया तब भी घूमेगा नहीं। तो इसका मतलब अगर A से B तक का मोशन को हम देखेंगे, फॉर A to B मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी तो लॉस हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ। तो आप कहोगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ में आ रहा है? कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ? यहाँ से यहाँ तक आया तो mgh, h नीचे आया है। गेन कितना क्या काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv², v का स्क्वायर 5gr। क्या बात समझ में आया? mv², v कितना है? √5gr, तो v² हो जाएगा, √, भाग जाएगा। mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। तो m तो गया, यहाँ से क्या मिल गया? h इज इक्वल टू 5r/2। अगर h का वैल्यू 5r/2 होगा तो यहाँ से फिसलने से घूमेगा, ज्यादा होगा तब भी घूमेगा, कम होगा तो नहीं घूमेगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर कोई एक बॉब को इस पोजीशन से छोड़ दिया गया, इसका थ्रेड का लेंथ है L,
और ये बॉब का मास है m, और इसको यहां से छोड़ा गया है एट एन एंगल 60 डिग्री, यहां से छोड़ दिया गया। दिस बॉब इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजिशन। क्वेश्चन क्या पूछा है, जैसे हम इसको छोड़ेंगे वो ऐसे आने लगेगा, जब वो इधर से गुजरेगा व्हाट विल बी द टेंशन इन द थ्रेड। The bob was released from position A. Find tension in thread when it reaches B. ए से छोड़े बी पे पहुंचेगा तो बताओ थ्रेड में टेंशन क्या होगा। ये सिंपल है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कैलकुलेशन है, दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। टिपिकल वैरायटी क्वेश्चन को उस वीडियो में मैं किया हूं, आप लोग देख लेना। ठीक है, पूछा है बताओ बी पे टेंशन क्या होगा। ठीक है, बी पे टेंशन क्या होगा, बी में फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो पता चल जाएगा। बी में एक mg तो होगा ही, साथ साथ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा, क्योंकि यहां पर आते आते उसके पास कुछ वेलोसिटी हो। क्या बता सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर को होगा? निराकार। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। इफ इट इज मूविंग इन ए पाथ लाइक दिस, ये हो गया सेंटर, तो इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस, mg स्क्वायर बाई r। थ्री बॉडी डायग्राम में r के जगह क्या लेंगे हम लोग? इट इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस l, तो सीधे सीधे लिखेंगे r के जगह l। इसका मतलब टेंशन कितना है? mg प्लस mg स्क्वायर बाई l। प्रॉब्लम ये है कि हमें v मालूम नहीं है। क्या पता कर सकते हैं? जब वो गिरेगा यहां पर आएगा तो v कितना होगा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं, नहीं? हाँ, तो इसका मतलब अगर हमें v मिल जाएगा तो t मिल जाएगा। t कितना होगा? mg प्लस mg स्क्वायर बाई l। ठीक है, a टू b मोशन में थोड़ा अगर हम देखें इसको कि ये जो मोशन है इसमें बॉब इस लेवल पे था और यहां से नीचे आया है। कितना नीचे आया है? इतना नीचे आया है, नहीं? व्हाट इज दिस लेंथ? देखो ये L है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो गया? L cos 60 और L/2। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज कमिंग आउट टू बी L/2, तो बाकी H कितना है? L/2। समझ में आ रहा है? इन A to B मोशन, बॉब comes down by a distance h is equal to, पहले था ये L cos 60 और ये L माइनस L cos 60, क्योंकि अगर ये 60 की जगह थीटा दिया होता तो हम क्या लिखते? L माइनस L cos थीटा, है कि नहीं? एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? L cos 60 is L/2, L minus L/2 is equal to L/2. Now gain in kinetic energy is equal to loss in potential energy. Gain in kinetic energy कितना हुआ? हाफ mg स्क्वायर। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, h कितना है? L/2, so it is mg L/2। ठीक है, हमें क्या चाहिए था? v। नहीं, हमें तो mg स्क्वायर बाई l ही चाहिए, तो सीधा सीधा निकाल दो। mg स्क्वायर बाई l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 से कैंसिल हो गया है, इट इज सेम एज mg। क्या बात समझ में आया? मैं v क्यों निकालूं जबकि मुझे mg स्क्वायर बाई l चाहिए और रेडीमेड यहाँ पर मिल रहा है, तो mg स्क्वायर बाई l इज इक्वल टू mg। तो ठीक है, एट लोएस्ट पॉइंट। अब बताओ टेंशन कितना होगा? mg प्लस mv स्क्वायर बाई l इज इक्वल टू, क्या बात समझ में आ रहा है?
Is it understood? Yes, sir. Question number 11. A bob of mass 2 kg was rotated in a vertical circle of vertical circle by a thread if velocity at lowest point is root over of 8GL, where L is length of thread, L is length of thread, then find maximum and minimum tension in thread. थ्रेड में मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन कितना होगा बताओ। बाई ए थ्रेड ए बॉब ऑफ मास 2 kg वाज रोटेटेड इन ए वर्टिकल सर्किल। समझ में आ रहा है? आपको मालूम है कि जब वो वर्टिकल सर्किल में घूम रहा होगा ऐसे, मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होता है? लोएस्ट पॉइंट में कि हाईएस्ट पॉइंट में? लोएस्ट पॉइंट में। तो कितना है टेंशन? जो भी है वो मैक्सिमम टेंशन है। कॉल इट T1। क्या क्या है ये? mg, और लोएस्ट पॉइंट में घूम रहा है उसका वेलोसिटी v है, तो इधर हो जाएगा mv²/L। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? नहीं? तो हम कहेंगे Tmax is equal to T1 is equal to mg plus mv²/L। v² कितना है? 8GL। नहीं? So it is mg plus 8mg is equal to 9mg। 9mg कितना होगा? m दिया है 2 kg, so it is 180 न्यूटन। g को ले लिए 10। क्या आप सीधे सीधे बता सकते हो मिनिमम टेंशन कहाँ पे होगा? हाईएस्ट पॉइंट में। यू कॉल इट T3। T minimum is equal to T3. What is that? It is T maximum minus 6mg। कहाँ से आया 6mg? अरे T1 से T2 3mg कम था, T2 से T3 3mg कम था, टोटल कितना घट गया? 6mg। समझ में आ रहा है? ये अगर 6mg हुआ तो T1 तो है 180 माइनस 6mg हो गया 120, so is not it 60 न्यूटन। So the minimum tension is 60 न्यूटन। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये चीज है। ये सारा क्वेश्चन हम लोग देखें। अभी और एक छोटा सा थ्योरी बाकी है। क्या था वो पढ़े थे हम लोग? मोशन ऑफ साइक्लिस्ट। नहीं, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट में हम लोग क्या पढ़े? मोशन ऑफ साइक्लिस्ट में हम लोग क्या पढ़े कि द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ व्हिच ए साइक्लिस्ट कैन टेक टर्न इज रूट ओवर ऑफ μrg। ये पहला पढ़े थे। जब कोई साइक्लिस्ट किसी एक और पाथ में जा रहा है तो वो कितना मैक्सिमम स्पीड में जा सकता है, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रेडियस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द पाथ। और कौन प्रोवाइड करता है ये फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब जब कोई साइक्लिस्ट टर्न ले रहा है कांस्टेंट स्पीड में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। कोई साइक्लिस्ट किसी एक सर्कुलर ट्रैक में कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, नेदर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड। यू आर गेटिंग? यस। दूसरा हुआ कि
उसको अपने आप को वर्टिकल के साथ कुछ एंगल टेढ़ा करना होता है टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। कितना एंगल टेढ़ा करना होता है? थीटा। तो हम कहेंगे tan थीटा क्या होता है, और थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थोड़ा ऐसे लिखते हैं, थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसके साथ? वर्टिकल के साथ, विथ वर्टिकल। कितना होता था? tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाई rg। जितना ज्यादा वेलोसिटी में जाता था उतने ज्यादा टेढ़ा हो जाता था। कितना हो सकता है मैक्सिमम थीटा का वैल्यू? थीटा मैक्स, जब v मैक्सिमम होगा। v मैक्सिमम होगा तो कितना होगा? रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी। उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी का स्क्वायर हो गया रूट ऑफ ओनली म्यू आर जी आर जी कैंसिल। क्या मिला? tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो कोई साइक्लिस्ट किसी कर्व ट्रैक में टर्न लेते वक्त मैक्सिमम कितना टेढ़ा हो सकता है? tan इनवर्स ऑफ म्यू, उससे ज्यादा नहीं। इन जनरल इट इज tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg, लेकिन मैक्सिमम कितना टेढ़ा हो सकता है? tan इनवर्स ऑफ म्यू। फिर हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज द बैंकिंग हाइट। जब हम कोई ट्रेन को किसी एक कर्व ट्रैक पे मूव करवा रहे थे, ये जो आप देख रहे हो ट्रेन का पिछवाड़ा है ना, ये है, ये d है, ये थीटा है। तो ये जो h था बैंकिंग हाइट, क्या था उसका फॉर्मूला? यस, बैंकिंग हाइट क्या होता था? h बाई डी इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी, और v स्क्वायर डी बाई आर जी। ये सब चीज हम लोग देख लिए थे। सारा थ्योरी देख चुके हैं, आप लोगों को याद दिलाया। तो क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर? नहीं, ठीक है। क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है, न्यूमेरिकल करना है। ठीक है। ए साइक्लिस्ट is taking a turn on a curved road of radius 50 meter with a speed of 10 meter per second. Find minimum value of mu required. First should be the minimum coefficient of friction. दूसरा, by what angle he has to make with vertical. क्या बात समझ में आ गया? पूछा है कोई साइक्लिस्ट टर्न ले रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 12। चैप्टर खत्म होने के लिए हो सकता है 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगले क्लास हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, नया चैप्टर। अच्छा, कोई साइक्लिस्ट टर्न ले रहा है किसी कर्व रोड में जिसका रेडियस 50 मीटर है। 50 मीटर का रेडियस है, r इज 50 मीटर, v दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो म्यू कितना होना चाहिए? आप जानते हो कि मिनिमम म्यू मतलब म्यू और थोड़ा सा भी कम होता तो ये फिसल जाता है। मतलब फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिनिमम म्यू दिस वेलोसिटी मस्ट बी मैक्सिमम वेलोसिटी, नहीं? तो फॉर मिनिमम म्यू Vmax is 10 meter per second, that is equal to root over of mu r g। r तो दिया है कितना आपका 50, g दिया है 10, तो हो गया 500, नहीं? तो रूट ओवर करो, इट इज 100 स्क्वायर रूट बोथ दी साइड, टेक स्क्वायर आइदर साइड, इट इज म्यू इनटू 50 इनटू 10। इसका मतलब म्यू का वैल्यू मिनिमम क्या होना चाहिए?
1/5 म्यू मस्ट बी एटलीस्ट 1/5 0.2, इससे कम होगा तो नहीं जा सकता, फिसल जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर ये बात है तो पूछा है कि बताओ कितना एंगल उसको टेढ़ा होना है, बाय व्हाट एंगल ही हैज टू इंक्लाइन हिमसेल्फ टू दी वर्टिकल, कितना एंगल उसको टेढ़ा होना है वर्टिकल के साथ ताकि वो ही कैन टेक ए शेप टर्न। अगर उसको थीटा एंगल टेढ़ा होना है तो आपको हो गया tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। v स्क्वायर इज 100, नहीं v स्क्वायर v इज गिवन 10 मीटर पर सेकंड, नो v इज गिवन 10 मीटर पर सेकंड, ये 100 बाई 50 इंटू जी हो गया ये 2 बाई जी इज 1/5 और थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 1/5, उसको उतना एंगल टेढ़ा होना है, थोड़ा सा एंगल टेढ़ा होना है। tan इनवर्स ऑफ 1/5 इज वेरी स्मॉल एंगल, क्योंकि tan 90 इन्फिनिटी होता है ना, tan 45 1 होता है, तो थोड़ा सा टेढ़ा होना है और टर्न लेना है। क्या आपको समझ में आ रहा है? Now let us see non-uniform circular motion। non-uniform circular motion क्या है? एक मिनट। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है वो सर्कुलर मोशन जो यूनिफॉर्म नहीं है। समझ में आ गया? अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? जिसमें एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एंगुलर स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो लीनियर स्पीड क्या होगा? v इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो v भी बदलेगा। समझ में आ रहा है? तो हियर angular speed is changing, that is the body is under angular acceleration। समझ में आया? कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी तो है ही है, लेकिन साथ साथ एंगुलर एक्सीलरेशन भी है, तो एंगुलर स्पीड बदल रहा है, तो v भी बदल रहा होगा, स्पीड बदल रहा होगा, नहीं? तो इसमें अगर स्पीड नहीं बदलता तो क्या उसके पास एक्सीलरेशन नहीं होता? होता। कितना होता? v स्क्वायर बाई आर टुवर्ड द सेंटर। नहीं, इसमें तो दो किस्म के एक्सीलरेशन होते हैं। बिकॉज ऑफ द स्पीड इट हैज ए एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई आर टुवर्ड्स द सेंटर। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन स्पीड देयर इज ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है क्या? इन सच केस, in this case the body has two accelerations, the acceleration due to change in direction of velocity। क्या यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है जब वो मूव कर रहा है? हाँ, कभी ऐसा वेलोसिटी था, कभी ऐसा वेलोसिटी था, नहीं? वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है? हाँ, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। डायरेक्शन बदलने के कारण जो एक्सीलरेशन है उसको हम क्या कहते हैं? मान लो कि डायरेक्शन बदल रहा है
मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, खाली v है स्पीड, और डायरेक्शन बदल रहा है, तो एक्सीलरेशन आप जानते हो v स्क्वायर बाय r होता है, जिसको हम कहते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है? वो कभी कभार पूछेंगे फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन हो रहा है उसको क्या कहेंगे? रेडियल एक्सीलरेशन। सो इट इज इक्वल टू रेडियल एक्सीलरेशन directed towards center कितना होता है? v स्क्वायर बाई r और ओमेगा स्क्वायर r। किसी एक पर्टिकुलर समय पे जब उसका स्पीड v था, एंगुलर स्पीड ओमेगा था, रेडियल एक्सीलरेशन क्या था? v स्क्वायर बाई r और ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो जो एक्सीलरेशन है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसको आप रेडियल एक्सीलरेशन कह रहे हो। ये एक वेक्टर है, कॉल इट ए आर, ए रेडियल। चलो ठीक है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? v स्क्वायर बाई r और ओमेगा स्क्वायर r। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, स्पीड भी तो बदल रहा है। स्पीड बढ़ रहा है तो आप क्या कहोगे? टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है, नहीं? तो आप कहोगे द एक्सीलरेशन ड्यू टू चेंज इन स्पीड, इसको क्या कहेंगे? A10, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है क्या? इट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये क्या होता है? इट इज रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, देखो dv by dt नहीं लिखा हूं मैं, d मैग्नीट्यूड ऑफ v by dt, इट इज रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। ध्यान रहे कि इट इज रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, स्पीड के चेंज के चलते जो एक्सीलरेशन हो रहा है, स्पीड के चेंज के चलते जो एक्सीलरेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। वो किस डायरेक्शन में होगा? टेंजेंट टू द पाथ। तो ध्यान रहे कि ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा और जगह देते हैं। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखे थे, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन में, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता था अल्फा इंटू आर। तो यही है वो चीज जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो अल्फा इंटू आर। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है? क्यों मैं इसको दूसरे रंग रूप पे लिख रहा हूं? क्योंकि कुछ भी पूछ लेंगे वो, अल्फा दे देंगे, पूछेंगे व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो आप अल्फा कहोगे। v दे देंगे, स्पीड दे देंगे, जो फंक्शन ऑफ टाइम पूछेंगे बताओ व्हाट इज द linear acceleration, tangential acceleration, तो आप कहोगे d into rate of change in d into v by dt, rate of change in speed। नहीं समझना है सर? तो अल्फा कांस्टेंट रहेगा सर, एंगुलर एक्सीलरेशन कब में वाला कांस्टेंट होगा? किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में निकालते हैं। वेलोसिटी बस कांस्टेंट नहीं रहेगा ना? वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट रहेगा यार? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है अच्छा, किसी एक पर्टिकुलर समय पे। तो उस समय पे जो स्पीड है उसका रेट ऑफ चेंज, समझ में आया? अल्फा आर। तो देखो ये कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, ध्यान से देखो। अब जब वो इधर से जा रहा था उसके पास एक रेडियल एक्सीलरेशन था जो ऐसे था, और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन था जो ऐसे था। ये हुआ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये हुआ रेडियल एक्सीलरेशन। कोई पूछेगा टोटल एक्सीलरेशन क्या है? नहीं? तो सोचो टोटल एक्सीलरेशन क्या होगा? टोटल एक्सीलरेशन, अब टोटल एक्सीलरेशन तो फोर्स बाई मास होता है, नेट फोर्स बाई मास। बॉडी के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है देख लो, जो नेट फोर्स है दैट बाई मास इज द एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन इज अदरवाइज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। You must be intelligent enough to understand, discriminate dv by dt and d magnitude of v by dt। ये रेट ऑफ चेंज इन स्पीड है, ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। क्या बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से देख लेना, dv by dt पूछा है कि d magnitude of v by dt पूछा है, जो पूछा है अकॉर्डिंगली आंसर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये बात है। अब
ये जो टोटल एक्सीलरेशन है इसको और भी तरीके से देख सकते हैं। कैसे? हम कहेंगे जो टोटल एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन है, दोनों वेक्टर है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। तो यू नो अबाउट दिस पार्ललोग्राम लॉ। पार्ललोग्राम लॉ बनाओ और निकालो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन यू वांट टू नो। You make use of parallelogram law and you see that the resultant acceleration is something like this. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. And don't you see it is the resultant of two mutually perpendicular vectors? Yes, sir. तो ये क्या बन जाएगा? इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, a रेडियल का स्क्वायर प्लस a टांजेंशियल का स्क्वायर होल कवर। नेट एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको तीन फॉर्मूला बताया गया, नेट फोर्स बाय मास, या फिर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या फिर रेडियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर होल कवर। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. रेडियल एक्सीलरेशन वो तो सिंपल है, v स्क्वायर बाय r और ओमेगा स्क्वायर r। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इट इज द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड और अल्फा r। क्या बातें पकड़ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg is moving in a circuit of radius 8 meters in such a way that its speed at any time t is given by v is equal to say something like 5t square plus 5t, ऐसा दिया है, ठीक है, 5t स्क्वायर प्लस 5t मीटर पर सेकेंड, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है उसका स्पीड। फाइंड रेडियस को 8 मीटर लिया था, 10 ले लो यार, कैलकुलेशन में आसान हो जाता है, क्यों भी करा था। अच्छा, फाइंड जस्ट नॉट फाइंड एट t is equal to 1 second और t is equal to 2 seconds. Find acceleration due to change in direction. मतलब कौन सा? रेडियल एक्सीलरेशन की टेंजेंशियल एक्सीलरेशन? टेंजेंशियल चेंज इन डायरेक्शन। अगर कांस्टेंट स्पीड में भी घूमता, डायरेक्शन बदल रहा है तो कुछ एक्सीलरेशन होता था ना, वो कौन सा होता था? रेडियल एक्सीलरेशन। नहीं, इसका मतलब रेडियल एक्सीलरेशन। कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, रेडियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। सर हाँ, पहला वाला का 40 है। 40 है, ठीक है, करेंगे इसको, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो पूछा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, ये सारा चीज निकालना है कब? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड में। पार्टिकल के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है बताओ, ऐसे करके पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए।
particle of mass 4 kg is moving in a circle of radius 10 meter in such a way that its speed at any time t is given by v equal to 5t square plus 5t, मतलब स्पीड बढ़े जा रहा है। अच्छा, फाइंड at t equal to 2 seconds, find acceleration due to change in direction, tangential acceleration and angular acceleration, net acceleration of particle and force acting on the particle। ठीक है, रेडियल एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? v स्क्वायर बाई r। कब निकालना है? t इक्वल टू 2 सेकंड में। t इक्वल टू 2 सेकंड में v कितना था? अरे t की जगह 2 डाल दो, मिल जाएगा। कितना हो गया? 4 × 5 20 प्लस 10 30। तो t इक्वल टू 2 सेकंड स्पीड कितना था? 30 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। बिट ए, at t is equal to 2 seconds, v is equal to 5t square plus 5t is equal to 30 meter per second. So radial acceleration is equal to v square by r। कितना है ये? 30 का स्क्वायर बाई आर दिया है 10 मीटर, सो इट इज 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? कितना सिंपल है। 40 कैसे कर दिए थे? गलती से मिस्टेक हो गया, होता है। 5 का टी ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, तो अब बिट बी में पूछा है tangential acceleration। You know the tangential acceleration is given by rate of change in speed। ये 5t स्क्वायर प्लस 5t है, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? 5 × 2 × t to the power 2 minus 1 plus 5 × 1 × t to the power 1 minus 1 is coming out to be 10 plus 10t, 10t plus 5 हुआ क्या? at t is equal to 2, tangential acceleration क्या हो जाएगा? It will be 10 × 2 plus 5, कितना हो गया ये? 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। But you know that tangential acceleration is same as alpha into r। इसका मतलब अल्फा द एंगुलर एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? tangential acceleration by r, r का वैल्यू 10 दिया है, सो इट इज 2.5। कोई बताएगा यूनिट क्या होगा? एंगुलर एक्सीलरेशन है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मिला? ये बात है। फिर क्या पूछा? बताओ व्हाट इज द नेट एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन निकालने का दूसरा तरीका है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और इट इज रेडियल का स्क्वायर प्लस टैंजेंशियल का स्क्वायर होल ओवर। टैंजेंशियल एक्सीलरेशन है 25, रेडियल है 90, है कि नहीं? तो आपको होगी ये 90 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर होल ओवर। इट इज 8100 एंड 625 इज 8725 का रूट ओवर। ठीक है ना? क्या बात समझ में आ रहा है? कुछ तो आएगा वैल्यू। मैं क्यों दिमाग फोड़ू अपना, आप लोग फोड़ो। ये 30 के आसपास कुछ आएगा, 30 होने से 900 होता है, 28 29 ऐसे कुछ आएगा नहीं? अच्छा, तो ना 30 होने से होगा क्या? ये 90 से 25 के बीच में रहेगा। हाँ, कुछ ज्यादा रहेगा। कितना रहेगा ये? 92 93 ऐसे कुछ रहेगा नहीं? 90 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर होल ओवर कुछ वैल्यू आएगा। कितना आएगा आप लोग खुद सोच लो। ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल। हाँ, तो फोर्स कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स इनटू मास। नेट फोर्स इज नथिंग बट, और जस्ट अ मिनट
थोड़ा इसको जगह यहाँ पे कर देते हैं तो जगह बन जाएगा। यस यस यस, क्या मिला यहाँ पे आपको? आपको मिलेगा, पूछा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज मास ऑफ द पार्टिकल इनटू नेट एक्सीलरेशन। इट इज मास कितना दिया गया था? 4 kg इंटू रूट ओवर ऑफ 8725 न्यूटन। 93.403 आया। कैसे निकाल लिया? कैलकुलेटर से निकाल दिया। तो भाव खाने का क्या जरूरत, खुद निकाल देता। हम बोलते हैं हाँ क्या निकाला, चलो ठीक है। तो इट इज कमिंग आउट टू मास इनटू नेट एक्सीलरेशन। तो जब कोई ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या आ रहा है? नेट फोर्स इज 4 इंटू रूट ओवर ऑफ 8725 न्यूटन। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इसमें आपको मॉडरेट लेवल की में वैरायटी क्वेश्चन करवाया, 12-15 क्वेश्चन करवाया। इन दैट वीडियो आई एम पब्लिश्ड, उसमें 30-35 वीडियो किया गया है, आप लोग देख लेना उसको, ठीक है। स्कूल के काम तो इतने में सब निपट जाता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सेपरेट वीडियो कर दिया हूँ। यू मस्ट वॉच इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। तो आज की सभा यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।